वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अब खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के मौके पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुगुणा कुशल प्रशासक, ओजस्वी वक्ता और प्रखर राजनेता थे। उन्होंने अपनी विलक्षण बौद्धिक प्रतिभा के बल पर भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। हिमालय जैसे उनके इरादे थे, हम तो उनकी जयंती पर सबसे नमन करते हैं। और निश्चित रूप से जो राजनीतिक क्षेत्रों में जिस प्रकार से प्रशासनिक हो या विकास के मामले हो, उन्होंने एक जो अलग प्रकार का जो काम किया था, आज के समय में हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा के कारण भी है, प्रेरणा स्रोत है। उस मार्ग का हम लोग अनुकरण करेंगे और उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। वहीं उत्तराखंड में पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों की सीआर लिखने की बात कही थी। वहीं अब ब्लॉक प्रमुख की सीआर बीडीओ लिखेंगे, ये आदेश भी जारी हो गया है। अब कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से उनकी सरकार के 1 महीने के कार्यकाल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है, ये एक उपलब्धि है कि ब्लॉक प्रमुख बीडीओ की सीआर लिखेंगे। वहीं विपक्ष ने इस फैसले पर कैबिनेट मंत्री पर ही हमला बोल दिया। कांग्रेस से संगठन महामंत्री मथुरादत्त जोशी ने कहा कि कैबिनेट मंत्री को जानकारी ही नहीं है कि पहले भी मंत्री सीआर लिख रहे हैं, ये कोई उपलब्धि नहीं है। समझता हूं हमने लोगों को अधिकार दिए, पंचायत राज के अंदर कितना अच्छा अधिकार दिया है। इस समय जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं वो बीडीओ की वो लिखेंगे, सीआर लिखेंगे, चरित्र प्रविष्टि लिखेंगे, ये बहुत अपने आप में अधिकार दिया है। उसके बाद हम दीनदयाल मिनी सचिवालय बनाएंगे, तो ये भी हमने एक अच्छा निर्णय लिया है। तो अच्छे निर्णय लेकर के निश्चित रूप में राजहित में काम किया जाएगा। ये खिशानी बिल्ली खंबा नोचे की बात है। ये तो ऑलरेडी पहले से प्रावधान है, आपके सर्विस रूल में है, आपके कोड ऑफ कंडक्ट में है, आप कैसे प्रशासन चलाएंगे उसमें है, आपके फाइनेंशियल हैंडबुक में व्यवस्थाएं दी गई हैं। आप न उसका अध्ययन करते हैं, न पढ़ते हैं, न देखते हैं, और अधिकारी अपनी मर्जी करते हैं। ये कुछ नहीं है, अधिकारियों को आप अंकुश लगाएं, सब ठीक हो जाएगा। एक मंत्री को अपने सेक्रेटरी की सीआर लिखने का अधिकार है। अब मंत्री को पता ही नहीं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, उसमें ज्ञान ही नहीं है। आप लिखे ना सीआर उसकी, आप बताइए ना ये चीज़ गलत हो रही है। उत्तराखंड में जल्द ही चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। वहीं इस बार सभी को उम्मीद है कि देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आएंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों से चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों को जिन बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनमें से एक भूस्खलन भी है। फिलहाल प्रदेश में चारधाम यात्रा मार्ग का काम चल रहा है और इसी वजह से कई स्थानों में पहाड़ कटिंग का भी काम चल रहा है और इसकी वजह से भूस्खलन को हो भी जाता है। और दूसरी तरफ जब बरसात होती है तब भी रास्ता बंद हो जाता है। इसी को देखते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यात्रा के दौरान भूस्खलन जैसी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। लैंडस्लाइड में मैंने कहा कि भाई ऊपर से पत्थर गिरते हैं तो उसमें कुछ वायर नेटिंग लगाई जाए, और उसके लिए हमने हिदायत दी है। बीआरओ को भी हिदायत दी है, और भी जो एजेंसीज काम कर रही हैं उनको हिदायत देंगे, क्योंकि यहाँ उपस्थित नहीं थी तो उनको भी हिदायत देंगे। तो निश्चित रूप में सेफ्टी जो है हमारा मेन कंसर्न रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ने को लेकर के तस्वीर साफ होने के साथ ही पार्टी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के साथ हुई बैठक के बाद प्रदेश बीजेपी ने चंपावत उपचुनाव के लिए पार्टी की चुनाव संचालन समिति की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री के लिए सीट खाली करने वाले पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी को चुनाव संयोजक का जिम्मा सौंपा गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संतोष ने पार्टी के प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ चंपावत उपचुनाव को लेकर के चर्चा की, साथ ही निर्देश दिए कि यहां से बड़ी जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यकर्ता जुट जाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने चंपावत उपचुनाव के लिए चुनाव संचालन समिति की घोषणा की। मदन कौशिक के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश सह प्रभारी रेखा प्रभारी को चंपावत का पालक प्रभारी बनाया गया है,
जबकि प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार के मार्गदर्शन में चुनाव अभियान संचालित होगा। के साथ लगे हुए अन्य जो भी कार्यकर्ता हैं, सबका अनुभव क्या रहा है, आज उस अनुभव के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। किस प्रकार से चुनाव प्रबंधन में अच्छा हुआ, किस प्रकार से कठिनाई आई, किस प्रकार से उनका अनुभव रहा, इस सब पर भी लंबी चर्चा हुई है। और आज चुनाव प्रबंधन समिति की जो टीम थी हमारी पूरी, उस टीम को आज विसर्जन करते हुए और उस बैठक के समापन। और इसी बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नगर निगम की बोर्ड बैठक में होगा हंगामा। रोड का नाम बदलने जाने को लेकर के हुआ हंगामा। शहीद राजेश रावत के नाम का पार्षद ने जताया विरोध, कहा मुझसे नहीं पूछा गया, नाम बदला जाए। बोर्ड बैठक में कांग्रेस पार्षदों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बोर्ड बैठक में काफी बड़ा हंगामा हुआ है, जिसको लेकर के इस हंगामा के बाद कई तरह के यहाँ पर प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। जहां नगर निगम की बोर्ड बैठक में ये हंगामा हुआ, रोड का नाम बदले जाने को लेकर के हंगामा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि शहीद राजेश रावत के नाम का पार्षद ने विरोध जताया है और ये भी कहा कि मुझसे नहीं पूछा गया कि नाम बदला जाए। बोर्ड बैठक में कांग्रेस पार्षदों ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। तो बोर्ड बैठक में ये बड़ा हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है, जहां साफ तौर से कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा है कि हमसे इसके बारे में पूछा भी नहीं गया है। वहीं आपको बता दें, शहीद राजेश रावत के नाम का पार्षद ने विरोध जताया है, जिसको लेकर के काफी हंगामा हुआ है। रोड बदलने के नाम को लेकर के पूरा हंगामा यहाँ हुआ। और इसी विषय पर तमाम जानकारी के साथ उपेंद्र सिंह राणा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। उपेंद्र, किस तरह की स्थिति इस वक्त और किस तरह की प्रतिक्रिया आप सामने आ रही है इसके बाद? देखिए, जिस प्रकार से आज नगर निगम बोर्ड की बैठक की और बोर्ड बैठक के दौरान जो है सभी पार्षद जो है बैठक में मौजूद थे और उसमें मेयर की जो है जन सुनवाई जो है वो पर सुन रहे थे और अपने अपनी समस्याएं और विकास कार्यों को जो है पार्षद बता रहे थे। लेकिन एक मामला जिस प्रकार से देहरादून के चंदर रोड का आया है, वहाँ पर शहीद राजीव रावत के नाम से जो है जो रोड जो बनाई गई है उसका विरोध जो है कांग्रेस से जो पार्षद है मीना बिष्ट उनके द्वारा किया गया है। उनका कहना था कि जब यहाँ पर जो है रोड का नाम जो है जब चेंज किया गया तो उनसे जो है वो पूछा नहीं गया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो जिनके नाम पर ये बोर्ड का नाम सड़क का नाम जो है वो रखा जा रहा है वो पहले ही पत्थरबाज हैं। इन तमाम कई सारे आरोप जो है उनके द्वारा भी लगाए गए, जिसके बाद जो है उन्होंने बोर्ड बैठक जो है वो छोड़कर चले गए और इसके बाद जो है कांग्रेस के जो पार्षद है उन्होंने हंगामा भी किया और काफी नारेबाजी करते हुए जो है उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यहाँ पर जो है सिर्फ भाजपा के पार्षदों की जो है वो सुनवाई की जा रही है, जो विपक्ष के जो नेता है उनके जो पार्षद हैं उनकी सुनवाई जो है वो यहाँ पर बोर्ड बैठक में नहीं की जा रही है, जिसको लेकर काफी हंगामा। हालांकि बाद में जो है वो हंगामा जो है वो शांत हो गया और जो पार्षद थी मीना बिष्ट वो बोर्ड बैठक छोड़कर जो है वो चले गए। उपेंद्र, इसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस के पार्षदों द्वारा ये हंगामा किया गया, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई इसके बाद? मेयर की ओर से वो कहा अभी जिस प्रकार से प्रतिक्रिया आई है कि उन्होंने कहा कि मामले को संज्ञान में लिया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी कि आखिर जो है ये कौन है, किस तरीके से जो। और हालांकि ये भी जरूर सवाल है कि जब पहले इस पर चर्चा क्यों नहीं की गई, इस पर अभी जरूर संज्ञान लिया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि आखिर राजेश रावत की जो पृष्ठभूमि है वो कैसे है और आप पार्षद से भी बातचीत की जाएगी कि वो किसका नाम चाहते हैं। इन तमाम चीजों पर जो है वो बातचीत की जाएगी। बिल्कुल उपेंद्र, और ये कुल मिलाकर के अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर ये जो रोड का ये मामला है इस पर अभी रोक लगा दिया गया है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है हंगामा हुआ उसके बाद विरोध जिस प्रकार से किया जा रहा है, इसके बाद जो है मेयर ने इस पर साफ तौर पर कह दिया है कि इस पर जो है वो उसकी जांच पहले की जाएगी, उसके बाद उसकी पृष्ठभूमि देखी जाएगी कि किस तरीके से उनकी पृष्ठभूमि रही है और किस तरीके से उनको जो है शहीद का दर्जा दिया गया है। इन तमाम चीजों पर जो है वो जिक्र किया जाएगा, उसके बाद ही अब ये सामने आ पाएगा। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए उपेंद्र। वहीं मसूरी में पर्यटन सीजन को देखते हुए पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को सख्त लहजे में मसूरी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए, जिसको लेकर के मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के वीसी ब्रिजेश कुमार संत ने मसूरी में एमडीडीए के अधिकारियों, एसडीएम और सीओ के साथ मसूरी माल रोड का निरीक्षण किया है। वीसी ने अव्यवस्थाओं को देखकर के नाराजगी भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नगर पालिका पारिषद ने अनायोजित तरीके से विकास के काम किए हैं,
पालिका प्रशासन द्वारा माल रोड को व्यवस्थित करने के साथ सुंदर बनाए जाने को लेकर के ठोस नीति के तहत कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे धन की बर्बादी के साथ लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मसूरी माल रोड को एक सिमेट्री में डिजाइन करने के साथ अनोखे और एक रंग में रखने को लेकर के एमडीडीए के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मसूरी एक बहुत पुराना शहर है और हमारी धरोहर है, ना ही प्रदेश की पूरे देश की धरोहर है। इसमें जहाँ इसमें दिखाई दे रही है कुछ कमियां हैं या पैचेस हैं, कोई चीज़ें हैं, उनके रिस्टोर करने की बात है, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं और इसको और थोड़ा स्पेसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे थोड़ा खुला खुला दिखे और पब्लिक फैसिलिटीज़ जितनी हम दे सकते हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मुझे लगा कि थोड़े वॉशरूम्स और होने चाहिए, खासकर वुमेन वॉशरूम या लेडीज़ टॉयलेट जरूर होने चाहिए, उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं कि हर 500 मीटर पे कोशिश कर रहे हैं कि वो सुनिश्चित हो कि वो हो जाए। थोड़ी ग्रीनरी और बढ़े, थोड़ा जहाँ गंदगी दिखाई देती है जैसे टूटे हुए डस्टबिन हैं, ट्री गार्ड्स हैं, बेंचेज हैं, पोल्स हैं, इन सबको जितना हम स्पेस दे सकते हैं, जितना हम बढ़िया बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, उस तरफ हो गया। आज यही नहीं, इससे पहले वीसी एमडीडी और सभी एमडीडी के अधिकारी, जल निगम के अधिकारियों ने जो है माल रोड का निरीक्षण किया कि जो सौंदर्यीकरण की जो बात हुई थी उस पर उन्होंने जो है धरातल पे देखा है कि कहाँ पे क्या चीज़ें सुधरनी है। और विशेषकर मैंने वीसी साहब से निवेदन किया है कि जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ है मसूरी में वो बहुत ख़राब है और टूरिस्ट यहाँ पर आता है तो उसको जो है लिटरली वॉशरूम के लिए पैक करना पड़ता है। तो उन्होंने अन्य टॉयलेटों के साथ साथ जो पेशेवर इसकी टॉयलेट है उसके लिए भी कहा है कि एमडीडी इसको दोबारा से बनाएगी ताकि वहाँ पर टूरिस्टों को उसकी सुविधा मिल सके। यही नहीं, जो हमारे बस स्टैंड से जो किंगरे की रोड है उसके बीच में भी मैंने निवेदन किया है कि आप जो है यहाँ पर एक टॉयलेट बनाएं। और यही नहीं, यहाँ पर एसडीएम साहब और पुलिस के जो सीओ हैं और अन्य अधिकारी यहाँ पर आए थे और जो भी बॉटलनेक है वो उनसे टैक्सी यूनियन से इनसे बात कर कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे कि जो है समस्या का समाधान हो सके। और यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। खबरों की ओर रुख करेंगे और इसी बीच देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। जो भीतर घातियों पर कार्रवाई करेगी बीजेपी, चुनाव के दौरान भीतर घात करने वालों पर शिकंजा। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के दौरे के बाद प्लान तैयार, 23 सीटों पर बीजेपी को उत्तराखंड में मिली थी हार। महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने की 23 सीटों की समीक्षा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान भीतर घात करने वालों पर भाजपा नेतृत्व अब कार्रवाई करेगा। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने प्रदेश भाजपा मुख्यालय में उन 23 सीटों की समीक्षा की जिनमें पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान हारे प्रत्याशियों ने भीतरघात का विषय उनके समक्ष रखा तो सांगठनिक दृष्टि से प्रांत से लेकर के जिला स्तर तक की खामियों को भी रेखांकित किया गया। इस पर राष्ट्रीय महामंत्री संगठन ने कहा कि सभी पहलुओं पर मंथन कर पार्टी निर्णय लेगी। साथ ही हारने वाले प्रत्याशियों से कहा कि राजनीति में कोई पूर्ण विराम नहीं होता, सभी अपने अपने क्षेत्रों में पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। जो हार गए वो संबंधित क्षेत्रों में पार्टी के जो विधायक हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में से 47 सीटें जीत करके दोबारा सत्ता हासिल की है, लेकिन उसका प्रदर्शन पिछले चुनाव के मुकाबले 10 सीट कम रहा है। इस पर पार्टी ने 23 सीटों पर हार के कारणों की समीक्षा कराई। यह समीक्षा रिपोर्ट अनुशासन समिति को परीक्षण के लिए सौंपी जा चुकी है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने भी पराजित प्रत्याशियों के साथ बैठक कर समीक्षा ली। बैठक में 23 से 19 पराजित प्रत्याशी उपस्थित थे और सभी ने अपनी अपनी बात राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के समक्ष रखी। सूत्रों के अनुसार प्रत्याशी रहे कुछ नेताओं ने कहा यदि भीतरघात नहीं होता तो पार्टी 60 पार के लक्ष्य को हासिल कर सकती। उन्होंने इशारों ही इशारों में हार के लिए जिम्मेदार कुछ नेताओं के नाम भी लिए। इनमें प्रांत स्तर के 2 नेताओं के नाम भी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा हार के अन्य कारणों को भी उन्होंने इंगित किया। पराजित प्रत्याशियों की बात सुनने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन संतोष ने सभी से कहा कि वे अपने अपने क्षेत्रों में संगठन के कार्यों में जुट जाएं, साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी भी निभाएं। चुनाव में हार के जो भी कारण रहे उनके समाधान को कदम उठाए जाएंगे।
बैठक के बाद पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव में भीतरघात की बात वे पहले भी रख चुके हैं। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के समक्ष भी विषय रखा कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। महामंत्री संगठन इस प्रकार के 2 दिवसीय दौरे पर सभी राज्यों में जाते हैं। इसमें हमारे विभिन्न प्रकार के बैठकों का आयोजन हुआ। पहली बैठक हमारे सभी मंत्री, मुख्यमंत्री बैठे, बातचीत हुई और जो हमारा मैनिफेस्टो वो हमारा गीता है, इस आधार पर हम अगले दिनों में काम करना प्रारंभ किए। 1 महीने में जो सरकार ने अच्छे काम किए, मई के महीने में एक बड़ा 15 दिन का जनसंपर्क अभियान लेकर सभी घरों में उन सारे कामों को हम लोग एक जनसंपर्क अभियान के माध्यम से संपर्क करके बताने जा रहे हैं। आगे बढ़ना है और आगे बढ़ करके अब आने वाले चुनाव में पार्टी कैसे और मजबूत होगी इसकी चिंता करनी है। ये बात ठीक है कि शिकायतें बहुत गई थी और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसका संज्ञान लिया और मैं देख रहा हूँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन स्वयं आकर के एक हारे हुए प्रत्याशी से पूछें कि भाई आपकी क्या हार की वजह रही हैं, क्या कारण थे, क्या समीकरण थे, क्या कार्यकर्ताओं ने काम किया, किसने नहीं किया, तो किसने भीतरघात किया। ये सारी बातें से मुझे लगता है कि पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है इस विषय को और आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम। देखिए, जब समीक्षा होती बहुत से विषयों पर चर्चा होती है। क्या ये पार्टी का एक बहुत अच्छा, मैं कहूँगा कि पहली बार ऐसा हुआ है क्या इस विधानसभा में प्रचंड बहुमत के बाद भी हम लोग जीत नहीं पाए, तो उसके सब प्रकार की समीक्षा हुई है जिसमें संगठनात्मक कमियां भी होंगी और सबसे बड़ी बात है कि प्रत्याशी की अपनी भी क्या क्या कमियां थी उस पर भी पहली बार सभी लोगों ने स्पष्टपूर्वक बातें रखी है और मैं कह सकता हूं कि इसका कारण सुधार के अवसर मिलेंगे। के खिलाफ चलने वाले व्यक्ति उनके विरुद्ध संगठन जो भी बैठ के निर्णय लेगा वो हमें स्वीकार होगा, लेकिन कठोर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि जब समीक्षा करने के लिए हमारे महामंत्री गए उनके सामने भी वो बातें आई हैं, हमने लिखित में भी दे दिया और मौखिक रूप से बता दिया, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां भीतरघातियों को लेकर के महामंथन यहां पर होने वाला है कि किस तरीके से ये जो हार मिली थी, जिन जिन सीटों पर हार मिली है बीजेपी को, वो किस वजह से मिली है, क्या वो भीतरघात ही मुख्य वजह है या फिर अन्य वजह की कहां कमी रह गई, इन सभी को जांचने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है बीजेपी। और वहीं दूसरी तरफ लोकसभा सांसद राज्य लक्ष्मी शाह उत्तरकाशी पहुंची। उन्होंने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली। बैठक में नवनियुक्त डीएम और सभी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में गंगोत्री और न्योत्री के विधायक समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। चारधाम यात्रा समेत विकास से जुड़े कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई। बता दें कि सांसद राज्य लक्ष्मी शाह उत्तरकाशी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इधर डोईवाला की शुगर मिल में पिछले कई दिनों से हजारों रुपए का गन्ने का रस नाली में बह रहा है, लेकिन मिल प्रबंधन की ओर से कोई ध्यान नहीं देने के चलते मिल को काफी नुकसान होने की आशंका है। अब इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि मिल के मैग्मा पंप से गन्ने का रस नाली में बह रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अब इस मामले की जांच की जा रही है कि वजह से ये गन्ने का रस इस तरीके से नालियों में बह रहा है। वो चीनी बह के नाली में जा रही है ऐसे तो मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे जो पंप्स रहते हैं जो चीनी को उठाते हैं और उसको साफ़ करते हैं, उनकी पैकिंग समय समय पे बदलनी पड़ती है और उनसे कभी कभी लीकेज होता है। उस लीकेज के से वो बाहर नाली में ना जाए तो हम उसके लिए गड्ढे बना रखे हैं जिसको हम मैनुअल फिर वापस उन्हीं में इनलेट में डाल देते हैं पंप के। लेकिन कभी कभी यदा कदा ऐसा हो जाता है कि मैन पावर की कमी की वजह से कि वो साथ में जो उसको गर्म पानी का टावर लगाया चीनी को साफ़ करने के लिए, उसके साथ मिल के थोड़ा बहुत मीठा पानी ओवरफ्लो होके चला जाए, लेकिन वो कभी कभी होता है, निरंतर नहीं होता। और इस तरह का वेस्टेज रोकने के लिए हम भरसक प्रयास करते रहते हैं। उत्तरकाशी के नवनियुक्त जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने जिले के 53वें जिलाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। नवनियुक्त जिलाधिकारी ने विकास भवन परिसर में स्थित कोषागार पहुंच करके डबल लॉक का निरीक्षण किया
और कोषागार का पर भी चर्चा लिया। वहीं आपको बता दें कि रोहेला ने जिले में पहुंच करके बाबा विश्वनाथ और शक्ति माता मंदिर में पूजा अर्चना भी की। बता दें कि नवनियुक्त जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला इससे पूर्व आयुक्त नगर निगम देहरादून के पद पर तैनात थे। रोहेला ने मुख्य विकास अधिकारी टिहरी के पद पर भी अपनी सेवाएं दी हैं। रोहेला 2015 बैच के IAS अधिकारी हैं। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली है। माना जा रहा है कि इस बार कोरोना काल के बाद काफी संख्या में यात्री चारधाम के लिए आएंगे, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन से लेकर के राज्य सरकार ने पुख्ता इंतजामात भी कर लिए हैं। टिहरी से सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए राज्य सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और इस बार काफी संख्या में भी यात्री चारों धाम के लिए आएंगे, जिसको लेकर के सभी व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर दी गई है। स्टेट ने व्यवस्था कर लिया है बहुत अच्छे तरह से। आगे देखें, बहुत ही सुंदर होना चाहिए इस बार, क्योंकि 2 साल तक जो कोरोना का प्रॉब्लम था उससे लोग जा नहीं पा रहे थे। अब लगता है इस बार बहुत ही लोग आएंगे और मुझे पूरा विश्वास है उन लोगों का सभी देखभाल वगैरह व्हाटएवर हैज टू बी डन विल बी डन प्रॉपर्ली। थैंक यू। और इन्हीं खबरों के साथ खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।